डिपेंडेंसी घटाइए। टीचर का कोई रोल नहीं है। एग्जाम ऐसा बना है, पुराने जमाने में बीपीएससी में भी था, अब नया पैटर्न जो आया है, टीचर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि वो बस किताब का ये आए, बहुत अच्छा लगेगा कि हम बुक उठा के 10 बुक उठा के लाए और आपको क्लास भरवाते चले पेज। हम इस चीज में कभी विश्वास ही नहीं करते। मेरा मानना है कि भैया जब हम 2 घंटा आके किताब भी लिखेंगे ही, वही किताब से देखेगा वही बोलेगा, तो ये काम तो हम घर में भी कर सकते हैं। आए क्यों यहाँ पे? यहाँ आए मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए चीज। इसीलिए हम चाह के भी कभी हिस्ट्री में नहीं घुसते हैं। हिस्ट्री चैप्टर हम बहुत चीज पढ़ाए, पॉलिटी पढ़ाए, इकोनॉमिक्स पढ़ाए, इन सब में क्या है कि कंसेप्ट है। अब हिस्ट्री में हम क्या कंसेप्ट देंगे? हिस्ट्री में भी है, मेंस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो चीज़ों का एनालिसिस कैसे कल्चर एस्पेक्ट से जोड़ेंगे, कैसे ये जोड़ेंगे, वो सब है। लेकिन प्रीलिम्स एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ फैक्ट फैक्ट है। बट इकोनॉमिक्स में तो है ना, जीडीपी आपको, जीडीपी जीएनपी वाले क्लास में हम लोग लगभग 4 से 5 क्लास निकाले उसमें, सिर्फ इसलिए कि आपको याद कम करना पड़े और अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। कि उसमें भी हम कंसेप्ट से ज़्यादा मैथमेटिक्स आप लोग को दिखा रहे थे। और कुछ आप लोग साइड से? नहीं, ठीक है, चल रहा है ठीक। आपका? आप तो बीच में एब्सेंट भी थी लगता है। आपका? क्लियर नहीं हो पाता है क्या? क्या दिक्कत हो रहा जाता है? तो उसी समय क्यों नहीं टोकते हैं? या फिर बाहर, क्लास के बाहर समय ले लीजिए। अगर मान ली क्लास में दिक्कत हो रहा है, क्लास के बाहर बोल लीजिए कि हमको ये सब कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा है फिर से, तभी तो पता चलेगा। ऐसे क्या है कि मतलब क्लास को भी एक पेज देना है। और अगर वही टोक सके तो ज्यादा बेहतर है। कि हो सकता है बहुत लोग इसमें नहीं पूछ पाता है कि हम क्या पूछेंगे, सब समझ जाएगा कि हमको नहीं आ रहा है। इस डिलेमा में नहीं रहना है। अरे हम तो बोलते हैं कि हम टीचर हैं, मेरे पीछे एक इमेज लगा हुआ है, लेकिन हमको अगर नहीं आएगा ना तो हम यहाँ ओपनली खड़े होकर बोलेंगे कि ये चीज अभी हमको नहीं आ रहा, हम कल बताएंगे आपको। जब हमको ये इस इमेज कॉन्शियस नहीं है, जबकि मेरा तो रेपुटेशन स्टेक पे रहता है ना, आपका क्या स्टेक पे है? लेकिन हमको उसमें झिझक नहीं है कि भैया हम खड़ा होकर बोल सकते हैं कि नहीं, हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, हम आपको कल पढ़ के आएंगे, रेफर करके आएंगे। क्योंकि आदमी एक लिमिटेशन, आदमी को ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि हमको कितना आता है। गांव घर जब आप जाएंगे, गांव घर में किसी से डिस्कशन करेंगे तो वो आपको खेती बाड़ी से लेके डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी तक सब चीज में बताएगा आपको कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, डोनाल्ड ऐसा सोच रहा होगा। तो वहां उनको नहीं पता है कि उनका लिमिटेशन क्या है, वो बस न्यूज कहीं से सुन रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर या जो भी है, बाहर भी जाएंगे, दिल्ली वगैरह भी जो प्रोफेशनल टीचर हैं, उन लोग को भी जब आप देखेंगे क्लास में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकल जाता है तो बहुत पोलाइटली वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, हम क्लैरिटी लेके आपको फिर से ये करेंगे। तो आप लोग भी स्टूडेंट हैं, यहाँ अगर ये चीज रखेंगे तो फिर आगे ग्रोथ ही रुक जाएगा। और नहीं समझ में आए तो उसी समय बेहिचक रोकेंगे। कोशिश हम दूसरे मेथड से समझाने का करेंगे। अगर फिर भी फेल हो जाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो हम फिर बाहर में बोलेंगे कि बाहर में मिलते हैं हम लोग, वहां पे आपको समझाएंगे। चलिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग देख रहे थे। एमपीआई। इसमें हम बताए थे कि 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन के बाद क्या क्या कितना कितना दिए थे? पहला में 2, दूसरा में, और तीसरे में। तो कितना हो गया टोटल? 10। 10 इंडिकेटर हो गया। यानी कि ऐसे ऐसे देखना है, इसका जो वेटेज है उसको समझा रहे हैं हम अभी आपको। कि ये मान लीजिए एक डायमेंशन हुआ, ये 2 डायमेंशन हुआ, और ये तीसरा डायमेंशन हुआ। तो इसका जो सबसे पहला वेटिंग होता है, वेटेज होता है कि किस इंडिकेटर को कितना वेट देंगे हम। तो मान लीजिए कि एमपीआई, 2 तरीका है इसको समझने के लिए, हम दूसरा तरीका आपको समझा रहे हैं। पहले तरीके में कि हम सबका वेट लिख दें और आप उसको याद करके बैठे, तो वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक देना चाहते हैं कि उससे आपको याद रहेगा।
सारा कंपोनेंट जो है उसको आप क्या करिएगा, इक्वल वेट दे दीजिएगा। तो आइडियली होना चाहिए कितना, यानी 10 इस साइड हो गया, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 6, यानी 10। तो आप बोलेंगे 1/10, अगर 1 दिए टोटल को तो 1/10 1/10 1/10 सबका वेटेज हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिवीजन इस लेवल पे होता है। सबसे पहला 1 जो होगा वो एमपीआई का वेट टोटल 1 है, मान लीजिए। तो इसको पहले 3 डायमेंशन में बांटे, तो कितना हुआ, 1/3 1/3 1/3। अब क्या है कि इसका 2 इंडिकेटर है, तो यानी ये 1/3 बटेगा 2 में, कितना हुआ, 1/6 1/6, क्योंकि आपको 1/3 लाना है ना। 2 इंडिकेटर है, तो 1/3 1/3 1/6 1/6 जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये एक का होगा 1/6, एक का होगा 1/6, इसमें भी वही खेला जाएगा। और इसमें 1/18, 6 इंडिकेटर है, ऐसे करके सबका वेट ये हो जाएगा। समझ गए? तो एक कॉलम बनाइए, एक साइड डायमेंशन लिखिए, पहला डायमेंशन, फिर इंडिकेटर्स, तीसरा दीजिए हाउस होल्ड वाइज, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन बताए थे कमी, हर घर के कमी को मापते हैं हम, आपको पहले भी बताए थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि उस घर में क्या कमी है, एक सामान्य अच्छा जीवन जीने के लिए जो कमी होता है उसको मेजर करते हैं, और हम देखते हैं कि ये घर गरीब है कि नहीं है, नाम है पॉवर्टी इंडेक्स। इसीलिए इसमें तो हम हाउस होल्ड इसका जो यूनिट होगा वो घर होगा, घर का मेजर करते हैं और फिर निकालते हैं। और वेट, ठीक है, इसमें दिए, पहला है हेल्थ, हेल्थ में आया आपका 2 इंडिकेटर, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। पिछले क्लास में हम ये लिखवा चुके हैं, अभी इसीलिए इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, हिंदी हम लिखवा चुके हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं हिंदी को। न्यूट्रिशन, पोषण और बाल मृत्यु वाला जो ये है। अब न्यूट्रिशन में क्या नापते हैं, आपका हाउस होल्ड जो है, घर जो है, वो न्यूट्रिशन का कमी पाया जाएगा अगर आपके घर में एक भी आदमी कुपोषण का शिकार है तो इफ एनी वन मेंबर, इफ तो हम ऊपर ही लिख दिए हैं, इफ एनी वन मेंबर इज माल न्यूरिस्ड, मतलब हिंदी में अगर कोई एक व्यक्ति, घर का कोई एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, हिंदी में लिखेंगे तो लिख लेंगे कि वो मतलब आप सवाल हम देखिए, इसको 1 मिनट के लिए रुकिए, अभी लिखना बंद कीजिए, 1 मिनट के लिए समझिए। हम आपको बताए कि हम कैसे समझेंगे कि ये घर न्यूट्रिशन वाले में इसको वेटेज मिलेगा, या ये घर न्यूट्रिशन का शिकार, मतलब पोषण पोषित घर माना जाए कि कुपोषित घर माना जाए। तो उसके लिए बोला गया घर में कि वो घर इस पैरामीटर पे, इस इंडिकेटर पे गरीब माना जाएगा अगर उसके घर में एक कोई एक मेंबर है जो कुपोषण का शिकार है, माल नूरिश्ड है।
एक से ज्यादा होगा तो फिर जैसे 1/6 किए हैं तो उसको गुना करते चलेंगे, उतना आदमी उस घर का उतना स्कोर हो जाएगा। वो भी हम स्कोर एक बार दिखाएंगे आपको। अभी समझेंगे कि न्यूट्रिशन एस्पेक्ट पे हम बस देखेंगे, 5 आदमी का घर है, उसमें अगर एक आदमी भी माल न्यूरिश्ड है तो उस एक आदमी को हम ये वेटेज दे देंगे 1/6 कि हाँ भैया ये इस इंडिकेटर पे इसको चीज नहीं है इसके पास। ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी में जितना आदमी बच्चा मरा हो 5 साल से नीचे, वन और मोर चाइल्ड, एक या एक से अधिक बच्चा, इसका भी वेट वेट जो होगा वो 1/6। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में लिखे, पहला पॉइंट बोले थे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा बोले थे स्कूल अटेंडेंस। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में हम ये देखते हैं कि उस घर में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल तक का शिक्षा नहीं लिया है। समझ गए, उसमें हम बस यही देखते हैं, अगर वो 5 साल तक का भी शिक्षा नहीं लिया है मतलब इस फ्रंट पे उसको मार्क्स मिलेगा, वो गरीब है वहां पे, इस ये वाला इंडिकेटर पे वो गरीब माना जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, नो वन हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ 5 years ऑफ स्कूलिंग। 5 साल तक का वो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है बच्चा, तो उसको इस पे मार्क्स मिल जाएगा कि हाँ भैया ये तुम्हारा गरीब है। अगर एक बच्चा किया है तो फिर देखिए इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ जो जितना बच्चा होगा उतना गुना करते चले जाएंगे। तो यहाँ भी 1/6 है, मान लीजिए 2 बच्चा उसका ऐसा है जो नहीं किया है, तो इसमें 1/6 गुना 2 हो जाएगा, दोनों को मिलेगा, क्योंकि हम यूनिट घर मानते हैं, इसमें हाउस होल्ड लिखे हुए हैं ऊपर। 5 years का मतलब कि नर्सरी से 5वें क्लास तक का बच्चा, तक वही काउंट करेंगे ना उसको। स्कूल अटेंडेंस में स्कूल का में उपस्थिति देखा जाता है, मतलब कि एक स्कूल जाने की उम्र वाला कोई बच्चा अगर स्कूल में इनरोल्ड नहीं है, यानी स्कूल में वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो इस फ्रंट पे गरीब माना जाएगा। मतलब गांव घर में आप देखते होंगे कि क्या कर होता है कि मान लीजिए 7 साल का बच्चा है लेकिन वो स्कूल में इनरोल्ड नहीं है। देखिए अंतर समझिए, एक होता है कि स्कूल में इनरोल्ड होके अपना घर पे खेती में काम करता है, तो उस फ्रंट उसको नहीं काउंट कर रहा है, ये कह रहा है कि स्कूल में नामांकन ही नहीं कराया है। आजकल गांव में चलता है ये चीज कि नामांकन करा दिया, जब उधर से स्कूल से पैसा आता है, सरकार की तरफ से पैसा आता है, उस दिन अटेंडेंस लेने चला जाता है, अदरवाइज बाकी दिन वो खेत में काम करता है या घर में काम करती है। तो उसको काउंट नहीं होगा इसमें। इसमें है कि वो बच्चा स्कूल जाने का उम्र है लेकिन वो नामांकन ही स्कूल में नहीं कराया है, बाहर है स्कूल से, तो स्कूल अटेंडेंस वाले पे वो गरीब माना जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए कि एटलीस्ट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में क्या है कि 5 साल पूरा नहीं किया। 5 साल पूरा नहीं किया में ये है कि वो नाम लिखा दिया भागा हुआ है तो भी वो काउंट में होगा। कि 5 साल का शिक्षा, तो आपका मतलब कि 5 साल का शिक्षा का मतलब है कि आपको अपना नाम वाम लिखने आना चाहिए, आप लिटरेट हो रहे हैं। 5 साल तक में तो 5 साल का शिक्षा कोई लेता है तो उतना तो पढ़ लिख लेता ही, बेसिक अरिथमेटिक तो कर ही लेता है। तो वो नहीं है तो आपको ये फ्रंट पे माना जाएगा कि भैया आप नहीं किए हैं। एटलीस्ट वन स्कूल एज चाइल्ड
चाइल्ड नॉट इनरोल्ड इन स्कूल, तो इसको भी 1/6 मार्क्स मिल जाएगा। हाँ भाई। अरे, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें है कि आपका ये स्कोर मिलेगा अगर घर घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हर चीज को मैथमेटिकल टर्म देने के लिए डिफाइन किया गया है। आप देखेंगे कि जब विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रहा था, तो बोलता था कि अब हम लोग 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गए। और आप कहीं कहीं जाते होंगे तो अभी भी बहुत सारा घर आपको दिखता होगा कि वहां बिजली नहीं है। तो सरकार क्या झूठ बोल रही थी? समझिए इस बात को, सरकार भी झूठ नहीं बोल रही है और वो भी बात सच है कि बहुत घर पे बिजली नहीं पहुंचा है। तो 100% कैसे हुआ वो गांव? तो सरकार अपने डेफिनीशन के हिसाब से 100% उसको मानी। कैसे? कि सरकार का डेफिनीशन है, मान लीजिए कि एक गांव पूरी तरह विद्युतीकरण माना जाएगा, 100% इलेक्ट्रिफाइड विलेज होगा, अगर उसमें एक ट्रांसफार्मर पहुंचा हुआ है, वहां पोल पहुंचा हुआ है, बिजली का वायर पहुंचा हुआ है, और जो पब्लिक प्लेस है, एटलीस्ट जितना घर है उसमें मान लीजिए कि 30% घर में हम बिजली पहुंचा दिए हैं, तो वो गांव इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा। यानी 30, जिस दिन 30 घर में बिजली पहुंच गया तो वो विद्युतीकरण 100% हो गया। अब रेस्ट 70 घर में हो सकता है अभी तक वो कनेक्शन नहीं लिया हो, अप्लाई नहीं किया हो, उससे सरकार को नहीं मतलब है। सरकार को है कि ट्रांसफार्मर पहुंचा दिया, जो भी पब्लिक यूटिलिटी वाला जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहां पे बिजली का कनेक्शन देके के बल्ब लगा दिया, और एटलीस्ट 30 घर में, 100 घर है तो 30 घर में वहां पे बिजली पहुंचा दे। ये 30 वाला डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सरकार का जो डेटा होगा वो हमको अभी याद नहीं है। हम एक एग्जांपल दिए कि 30 जो है घर में वो पहुंच गया, तो सरकार मान ली कि हम ये हुए, तो इलेक्ट्रिफाइड मान लिए। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि डेटा देखेंगे, अब सरकार बोलती है कि हम लोग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुके हैं, और आप बोल रहे हैं कि अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कह रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये आपको बता दिए, इसलिए कि अभी भी बहुत घर है जहां पे नहीं पहुंचा है। ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर। इस साइड शिफ्ट करते हैं, जगह का कमी हो गया है। हाँ, ऐसा डेफिनेशन इसलिए रखते हैं कि देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक गांव जहां पे ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा है और पोल नहीं पहुंचा है, और एक गांव जहां पे सब कुछ पहुंचा, और हो सकता है 20 घर ऐसा होगा जो बाहर रह रहा होगा। अब सरकार उसको खोज खोज के बिजली तो नहीं लगा, अब उसका काम है कि आप अप्लाई कीजिए जाके, आपके पास हम इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा दिए, रोड पहुंचा दिए। ये बहुत अर्जेंट कॉल है, एमपी जीएस स्कोर का।
दिल्ली में एक कोचिंग है, जीएस स्कोर, नाम सुने आप लोग? दिल्ली का जीएस स्कोर अच्छा कोचिंग, के समय में बहुत अच्छा था। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है। दिल्ली के फाउंडर थे मनोज झा। हम पढ़े हुए हैं अपने समय में। तो चलिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नो, पहला हो गया नो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, इसमें है नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा है सैनिटेशन, स्वच्छता हिंदी में। नो एक्सेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन। मतलब इसमें टॉयलेट नहीं है, इस सब कचरा है घर के आगे रखा हुआ, तो आपका ये पॉइंट माना जाएगा कि आप इस फ्रंट पे गरीब हैं। चौथा पॉइंट, हाउसिंग, घर। तो अगर हाउस हैज ए डर्टी फ्लोर, कच्चा घर है, अगर फ्लोर जो है आपका मिट्टी का है, तो इसका मतलब आपको इस फ्रंट पे गरीब माना जाएगा। पांचवा हो गया कुकिंग फ्यूल, रसोई का जो आप ईंधन यूज करते हैं, वो अगर अभी भी लकड़ी बेस्ड है, गोईठा पे बनाते हैं, तो आपको इस पे गरीब माना जाएगा। अगर आप गैस यूज कर रहे हैं तो आपको फिर इस पैरामीटर पे 0 मार्क्स मिलेगा। हाउस हैज ए डर्टी फ्लोर, आपका जो घर है वो कच्चा ये है, देखते हैं ना कि नीचे फ्लोर नहीं रहता है। गांव घर में मोस्टली मिट्टी का ही चीज रहता है, तो वो सब कच्चा घर जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। कुकिंग फ्यूल, तो आप अगर यूज कर रहे हैं फायरवुड, लकड़ी वाला, कोयला, चारकोल, गोबर, ये सब सब आ जाएगा। चारकोल, कोयला, ये सब यूज कर रहे हैं, धुआं वाला चीज सब यूज कर रहे हैं, तो आपका। और लास्ट है एसेट। एसेट पे देखिएगा कि आपका फोन है कि नहीं है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सब बेसिक चीज मोबिलिटी के लिए। तो ओन्स एन एसेट सच एज फोन, साइकिल, एटसेट्रा। समझ गए? यानी कि इस पर वो जो 3 डायमेंशन लिखा है, उसमें हम लोग टोटल 18 जो दिए हैं, 10 जो दिए हैं इंडिकेटर्स, उस 10 इंडिकेटर में हम ये सब सारा चीज चेक करते हैं। अब इसका मेजरमेंट जो होता है वो घर के लेवल पे होता है कि आपके घर गया, और सपोज कीजिए एक घर गया, एक घर में देखा कि पहला हेल्थ वाले पे इन दोनों में से कौन सा
ये है, सपोज कीजिए कि एक बच्चा उसको कुपोषण का शिकार मिल गया, लेकिन उसके घर में कोई बच्चा डेथ नहीं किया है। तो पहला पॉइंट पे यानी पहला डायमेंशन जो है उस पे उसको 1/3 गुना 1 मिल गया, कि भाई इसको, सॉरी 1/3 था कि 1/6 था, 1/6 उसको ये हो गया। दूसरा जो है 1/6 गुना 0 हो गया। फिर मान लीजिए वो चला गया दूसरे पे, दूसरा पैरामीटर जो एजुकेशन वाला था उस पे गया, तो उसको क्या हुआ कि एक बच्चा मिला जो 5 साल का शिक्षा नहीं लिया है, तो फिर उसको 1/6 गुना 1 कर दिया। और एक बच्चा मिला सपोज कीजिए जो इनरोल नहीं है, स्कूल जाने का ये पे है, लेकिन उसको स्कूल में नामांकन नहीं है, तो 1/6 गुना 1 हो गया। अब आ गया वो तीसरे पे मान लीजिए कि कोई 3 पैरामीटर उठा लीजिए कि घर में कच्चा घर है, तो उसको रैंडम हम ले रहे हैं, हम बस आपको दिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। कच्चा घर है, बिजली नहीं है उसके पास, और बाकी सब पैरामीटर पे है, वो सारा चीज है उसके पास, तो मान लीजिए सब में बाकी 0 मिल जाएगा। अब उसका जो वेटेज होगा वो सबको जोड़ के वही वेटेज आपका हो जाएगा। उस घर को जो मार्क्स मिलेगा वो ये सारा का समेशन हो जाएगा आपका। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। डाटा जो बोल क्या बोले ये? कुपोषण का डाटा कैसे तैयार होता है ये पूछ रहे हैं? कुपोषण का तो पैरामीटर फिक्स है ना, सर्वे तो होता ही है ना। जब सरकार को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का सर्वे कराना है, तो सब अपने एक तंत्र को एक्टिव करेगी, आशा वर्कर है, गांव में आंगनवाड़ी वर्कर है, मुखिया है, सरपंच है, सबसे डेटा लेगी और कंपाइल करेगी। तो वो तो ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे तो मूवमेंट होता ही ना, सर्वे तो होता ही रहता है ना। नेक्स्ट, वो क्या होता है कि ये सवाल हम भी तैयारी करते थे तो मेरे दिमाग में रहता था कि आज तक इतना जनगणना हो गया, आज तक हमसे तो पूछने ही नहीं आया कि भैया तुम कहाँ रहते हो। वो वही सोर्स पे ही ले लेता। और उसमें भी क्या होता है कि एक सैंपल होता है साइज, मतलब इसमें भी हम आपको आगे बताने वाले थे कि जैसे ये तो एक घर का चेक किया, वो क्या किया कि देखा 10 घर, उस गांव में 10 घर को रैंडम 10 घर उठाया, 10 घर में कैलकुलेट किया, उसको 3 घर गरीब दिख गया। तो यानी कि उसमें जो है वो लगभग 30% गरीब हो गया उस गांव में। ऐसे करके सैंपलिंग करता है, सब घर पहुंचने लगेगा। हर दूसरे दिन सर्वे करना है तो सरकार इसी काम में फंसा रह जाएगा। तो यहीं पे स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है कि वो कुछ सैंपल सर्वे, सैंपल साइज उठाता है, उसको देख लिया, उसके हिसाब से पूरे जनसंख्या को एक्सट्रापोलेट कर देता है। किसको? इसको आगे करने के लिए, तो इसको जैसे इसको फिर जोड़ेंगे पर, जो हुआ इस हाउस होल्ड का जो गरीबी होगा वो होगा मान लीजिए 1/6 +1/3 +1/3 गुना 2, सबको जोड़ दिए। ठीक है, तो अब इसको जोड़िए, कितना हुआ? 1/6 +1/3 +1/9। कोई एक आदमी हिम्मत कीजिए, कैलकुलेटर। 11/18 में कितना हुआ? 11/18 लगभग 61.1% हुआ। गुना 100 कर दिए तो 61.1%, इसमें परसेंटेज में बात करते हैं। तो 61.1, वो घर जो है 100 मार्क्स, अगर गरीब 100% गरीब हुआ 100 मार्क्स आने पे, तो वो 61 मार्क्स उसको मिला। यानी वो 61% गरीब है। वो 33.33 सरकार कट ऑफ रखी है कि अगर आपके पास इनमें 33.33 मार्क्स आ जाता है तो आप गरीब, 33.33 या उससे नीचे है तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। अगर आप इससे ऊपर है, मार्क्स आ रहा है, तो आप गरीब माने जाएंगे। तो वो इस घर का हुआ। अब क्या होता है
अगला कि जो हम आपको बात किए कि 10 घर को लिया, और 10 घर में देखा कि 3 घर ऐसा है। सपोज कीजिए कि 3 घर ऐसा है जिसका एक का मान लीजिए, अभी हम फिर रैंडम पे चल रहे हैं। हम पहला सिखाए कि घर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, घर का गरीबी का पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब टोटल एमपीआई भारत लेवल पे निकालने के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं आपको। कि उसमें क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उस एरिया में 10%, 10 घर में से 3 घर गरीब निकला, 33% से ऊपर स्कोर आ रहा है। 3 ही घर का, बाकी 7 का वो सारा पैरामीटर है 33 से कम है उसका स्कोर। तो वो 3 घर गरीब हुआ, यानी कि 30% जो है वो आपका गरीब निकला। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस। इतना डिटेल में जाने की जरूरत था नहीं, ये इतना नहीं पूछता है। इंसिडेंस का मतलब कि गरीबी कितने व्यापक रूप से फैली हुई है। तो गरीबी उस एरिया में 30% फैली हुई है। आप समझिए क्या क्या करने जा रहे हैं। पहले तो हम गरीबी कितना फैली हुई, कितने घर में गरीबी है, और जब घर को मार्क कर लिए तब उसमें इंटेंसिटी देख रहे हैं कि कितना गरीब है। समझे बात को। ये ऐसा ही मतलब हुआ कि इस क्लास में 10 लोग अगर बैठे हुए हैं, तो पहले तो फेल कितना किया। तो 10 में से मान लीजिए कि 3 लोग फेल हैं, यानी इस क्लास में 30% फेल रेशियो है। अब उस फेल रेशियो को निकालने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्टेज कि कितने से फेल किया है, इंटेंसिटी क्या है फेल करने का। कोई 1 नंबर से फेल किया है, कोई 50 नंबर से फेल किया है, कोई निगेटिव में चल रहा है। तो वो इंटेंसिटी निकालते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब इंटेंसिटी निकल जाता है तो दोनों को गुना कर देते हैं, वही स्कोर होता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर आपका। एच गुना आई बोलिए, ये हाउस होल्ड का कितना हाउस होल्ड आपका उस गांव में गरीब है, और गरीब का इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसमें तो हम ये बता दिए कि आपका ये एच निकला है कि 10 में से अगर 3 गरीब आ रहा है उस एरिया में, इसी क्लास में से 10 में से अगर 6 फेल कर जा रहा है, तो यानी कि 60% आपका फेल रेशियो है। अब ये फेल कितने से किया है उसको निकालने के लिए, ये जो 6 लोग फेल किया है उसका मार्क्स कितना कितना आया। इसको 61 आया, किसी को 40 आ सकता है, किसी को 45 आ सकता है। उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, तो वही हो जाएगा आई। जो आपका स्कोर आया हाउस होल्ड लेवल पे, जो स्कोर आया। मान लीजिए कि ए 1 A2 A3 तीन आया, 3 घर आपका निकला गरीब, और तीनों में पहला घर का A1 मार्क्स आया, दूसरे को A2 आया, तीसरे को A3 आया। तो हम जो आई निकालेंगे, आई इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3/3, ये हो जाएगा आई। और एच आप 30% 60% निकाल लिए, इन दोनों का गुना हो जाएगा एमपीआई स्कोर। इतना इस डिटेल में हमको जाना नहीं है, ये पूछता नहीं है। आपको समझने के लिए अभी तक जो यूपीएससी जो पूछा है वो इस डायमेंशन पे पूछा है। ये जो 10 डायमेंशन हम दिए हैं आपको, उस डायमेंशन को केवल ध्यान में रखना है। 1/6, 1/6, और लास्ट में केवल अगर बहुत कुछ आए तो एच गुना आई जो किए हैं बस वो याद रखना है। एच तो बताए ना कि एच हो गया आपका इंसिडेंस, और एक इंटेंसिटी, मतलब कितना गरीबी व्याप्त है। व्याप्त गरीबी गुना इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को जो भी हिंदी में बोलते होंगे। अब लास्ट वाला लिखिए, लिख लिए ये कैलकुलेशन पार्ट लग।
1/18 होगा। आपको तो वो समझा ही दिए ना कि जब 1/3, 1/3 1/3 कर दिए तो अब उसमें 6 से भागा देंगे तो 1/18 हो गया। अब हेडिंग दीजिए असमानता समायोजित। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। नहीं ये हुआ। देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि ये आपको जानना क्यों है। इसका जवाब है कि आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि ये आपका काम होने भी नहीं वाला है और करना भी नहीं है। आप एक जनरलिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। रेस्ट उसका जो टेक्निकल पर्सन है वो काम करेगा। लेकिन फिर भी आप सवाल रेज हो गया तो हम इसको डिटेल में बताते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि हम आपको बताए कि 3 डायमेंशन है, ठीक है। इसमें 1/6 मार्क्स है, इसमें 1/6 मार्क्स है, 1/6 मार्क्स है, 1/6 मार्क्स है, इसमें 1/18 मार्क्स है, 1/18 है, 1/18 है, 1/18 है, 1/18 है, एक और 1/18 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम एक सैंपल साइज लेते हैं, भूल जाइए सब कुछ। हम मानते हैं कि एक ये कंट्री है इंडिया, और इसमें 10 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घर है इसमें। अभी हम सैंपल छोटा रखते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। 10 घर है और हमको देखना है कि ये बहुआयामी गरीबी इंडेक्स सूचकांक जो है, इसमें इंडिया का स्कोर क्या है। हम स्कोर देखना चाहते हैं। तो हम शुरुआत में आपको बताए कि पहले हम हाउस होल्ड का गरीबी का लेवल देख रहे हैं कि ये 10 घर में गरीबी का स्थिति क्या है। एक घर गरीब तब माना जाएगा जब मेरे पैरामीटर के हिसाब से उसको 33.33 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाए। अगर इससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसको, समझिए एक परीक्षा में बैठा है ये लोग, इसी पे चेक होगा, उसको मार्क्स मिलेगा। अगर ये सही हो गया तो उसको 1/6 मार्क्स मिला। अगर ये पहला सही हो गया ये पॉइंट, तो उसको 1/6 मार्क्स अवार्ड हुआ। अगर दूसरा सही हो गया तो फिर 1/6 मिला, इसमें सही हुआ तो 1/18 मार्क्स मिला। ये आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्किंग का स्कोर है। उसका जब टोटल मार्किंग होगा हम उस घर का, तो उसको 33.33 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम घर उस घर को गरीब मानेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आए कि पहला घर X1, X1 घर है, उसका हम मेजर करने के लिए चले। तो हम देखें कि चलिए हम बहुत सिंपल लेते हैं कि इस फ्रंट पे उसको 1 मार्क्स मिला, एक ही आदमी मिला जो कुपोषण का शिकार है, तो 1/6 हो गया। इसमें भी इसको एक मिला एजुकेशन वाले पे, जो वो स्कूल नहीं जाता है या 5 साल का नहीं पूरा किया, बाकी सब सेटिस्फाई करा, सब में 0 मिला उसको। ठीक है, तो 1/6 मिला। अभी सिंपल के लिए हम बस एक एक उठा रहे हैं तीनों से। तीसरा इसमें हम आए तो 1/18 हुआ स्कोर। एक आदमी मिला जिसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी सब चीज है उसके घर में। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये मार्क्स मिला, तो X1 का स्कोर कितना हो गया, गुना 100 कर दिए परसेंटेज निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा दशमलव हो जाएगा इसलिए, तो परसेंटेज वाला देख रहे हैं। तो इसको स्कोर हो गया, तो कितना स्कोर हुआ थोड़ा इसका देखिए, पॉइंट फॉर्म में बोलिए। कितना हुआ?
0.33। 1/6। 0.38। 0.388 आया, यानी कि गुना 100, यानी इसको 38.8 आया। ये गरीब हो गया। हम बोले 33 से ज्यादा मार्क्स आएगा, गरीब हो गया। 38 आ गया। दूसरा का हम मान लीजिए रैंडम निकालते हैं, अब फिर इस तरह कैलकुलेट करेंगे। और मान लीजिए हमको आया वो 40.8, कुछ ऐसा रैंडम। तीसरा मान लीजिए फिर निकाले, उसका हमको आ गया 61.1, जो पिछले बार निकाले थे, ये आ गया। अब बाकी जो 7 घर बच रहा है, उसमें मान लीजिए कि उसमें उसको 33 से कम ही मार्क्स आ रहा है किसी को, कि सब सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सब में 0 0 0 मिला, तो किसी को 0 आया है, किसी को 10 आया है, 20 आया है, ऐसे करके सब है। तो वो बाकी जो घर है, 7 घर, वो गरीब नहीं माना गया। और बाकी 3 जो है वो गरीब माना गया। तो अब देखिए, अब आपके पास दो 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 डायमेंशन बच रहा है। आपको अगर पूरे गांव का गरीबी देखना है, तो 2 डायमेंशन है कि कितना घर गरीब है, और वो घर जो 3 घर या 4 घर जो गरीब है, वो कितना गरीब है। समझे कि मतलब यहाँ ये बात हो गया कि इस क्लास में कितने लोग फेल किए हैं, और उस फेल में भी कितना बुच्च फेल करने वाला, जिसको बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा, 0 से ऊपर नहीं बढ़ सकते हो, तो वैसा लेवल है। या कोई 1 मार्क्स से फेल किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 मार्क्स से कोई फेल किया हो। तो वो गरीबी जो अपना इंटेंसिटी रखा हुआ है, उस इंटेंसिटी को मेजर करना है, और कितना घर ऐसा गरीब है। अगर हम सीधा बोल देंगे कि 3 घर गरीब है इस गांव में, 3 ही घर गरीब है, क्योंकि 3 घर को ही 33.33 से ज्यादा मार्क्स आया, तो फिर क्या फर्क पड़ा, आप तो समझेंगे कि 3 घर गरीब है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों का तीनों घर घर जो है, स्कोर जो है लगभग 90 लाया है, मतलब अत्यंत अत्यधिक गरीब है। या ऐसा हो सकता है कि 3 का 3 घर 33.78 हो, 3 3 पे क्वालिफाइंग था, 33 जस्ट गरीबी में घुसा है। तो वो भी तो आप पॉलिसी मेकर हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप वो जो कट ऑफ आप रखे हैं, उससे कितना पीछे है, कितना नजदीक है। तभी तो आप वहां इंटरवीन करेंगे। अगर 90 है, यानी आप सुने होंगे एक बार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था भारत सरकार का, महत्वाकांक्षी जिला योजना करके। उसमें सरकार क्या किया था कि वहां गरीबी का जो इंसिडेंस था, वो बहुत ज्यादा था, कि वहां मतलब लोग को खाने पे आफत था, तो वहां पे सारे प्रोग्राम को ये किया गया। और वैसे गरीब यहाँ भी, पटना में भी आपको गरीब मिलेगा बहुत सारा, भाई सब कुछ है, लेकिन इस स्कोर को जस्ट क्रॉस किया है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देगा सरकार। उसको कोशिश करेगा कि भाई तुमको सशक्त बनाए, तुम आगे बढ़ो। तो यहाँ 2 कंपोनेंट हो गया। तो पहला तो हम हर घर पे तीनों का गरीबी निकाल लिए। अब गरीबी का कितना घर हुआ, नंबर ऑफ हाउस, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, जहां हम एच बोले थे, वो आपको बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो इंग्लिश में, जिसको एच से बोले। यानी कि ये अगर 10 घर है, तो कितना घर गरीब है, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, हेड काउंट, उसके स्तर को काउंट कर रहे हैं। और दूसरा बोले इंटेंसिटी, वो घर अगर गरीब है, तो गरीबी का स्तर क्या है उसमें, HI। तो गरीबी का स्तर जो है, इस गांव का जो निकलेगा, वो गरीबी का स्तर होगा आपका, तीनों का एवरेज, ये तीनों जो गरीबी हुआ, तो उसका हम एवरेज निकाल लिए कि 38.8 प्लस 40.8 प्लस 61.1 डिवाइडेड बाई 3। तो वो हो गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो गया A+B+C/3। या इसको वही जो अभी निकाले थे, 60.8, 38.8 और 40.8, जैसा जो है डिवाइडेड बाई 3, ये आपका इंटेंसिटी आ गया। और चूंकि 10 में 3 घर गरीब था, यानी 30% आदमी यहाँ गरीब है, बोलेंगे ना, 10 में तो अगर 3 घर है तो 30% हुआ, तो 30% आपका ये है गरीब। तो H/I जो होगा, वही मल्ट, आपका स्कोर हुआ इस केस में।
ठीक है, अब आगे लिखिए। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। एचडीआई किसी देश की एचडीआई किसी देश की एचडीआई किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। एचडीआई किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। लेकिन यह समाज में मौजूद लेकिन यह समाज में मौजूद लेकिन यह समाज में मौजूद असमानताओं को नहीं दर्शाता है। लेकिन यह समाज में मौजूद असमानताओं को नहीं दर्शाता है। इसीलिए इसीलिए यूएनडीपी ने यूएनडीपी ने इनइक्वालिटी, मतलब हिंदी में लिख लीजिए, इसीलिए यूएनडीपी ने असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, जो इंग्लिश वाले हैं वो आईएचडीआई लिख लेंगे ब्रैकेट में, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आईएचडीआई विकसित किया। विकसित किया। अगला लाइन। आईएचडीआई में आईएचडीआई में आईएचडीआई में एचडीआई के आईएचडीआई में एचडीआई के तीनों आयाम मौजूद रहते हैं। तीनों आयाम मौजूद रहते हैं। लेकिन 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 आईएचडीआई लेकिन आईएचडीआई लेकिन आईएचडीआई इन तीनों आयामों में इन तीनों आयामों में को काट दीजिए। इन तीनों आयामों के असमानताओं को इन तीनों आयामों में मौजूद असमानताओं को समायोजित करता है। ठीक है, हम क्या बोले ये असमानता समायोजित करना, कि आप अगर याद होगा आपको कि जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम तीन आयाम बताए थे: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यही तीन आयाम था, और उसमें इंडिकेटर भी आपको हम क्लियर बताए थे। अब क्या है कि आईएचडीआई भी वही चीज करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब हम बताए थे कि हम तीनों का अपना अपना इंडेक्स निकलता है, उसमें हम कैलकुलेट करना सिखाए थे। अगर जिनको कंफ्यूजन है पुराना पेज पलट लीजिए, एक बार देख लीजिए। जहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाए थे वहां पे आप तीनों का
कैलकुलेट करना, हम तीनों इंडेक्स का बताए थे कि कैसे इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब सपोज कीजिए कि हम अभी सीधा एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं कि हेल्थ इंडेक्स में स्कोर आया उस कंट्री का 0.85 एक मिनट के लिए। हम रैंडम ले रहे हैं, हो सकता है कि ये हम आपको मैक्सिमम माइनर मिनिमम जहां लिखवाए थे तो मैक्सिमम ही 85 ईयर्स लिखवाए हों, उस पर नहीं जाना। हम इस हेल्थ में माने कि 0.85 स्कोर आया, इसमें हम रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं 0.72, और इसमें 0.8 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेट करना हम सिखा चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब इसमें जो अलग होगा वो क्या होगा? वो अलग ये होगा कि इसमें हम हेल्थ में फैले हुए असमानता को कैलकुलेट करते हैं। इसमें यहां तक हम क्या किए थे, यहां तक बोले थे कि आपका हेल्थ इकोसिस्टम कैसा है, उपलब्धि क्या है। अगर जीवन प्रत्याशा आपका इतना साल है तो उसको कैलकुलेट करना सिखाए थे कि जीवन प्रत्याशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके जो हम निकाले वो मेरा इंडेक्स निकला। तो इससे निकला कि आपका समाज कितना हेल्थ पे अच्छा है। लेकिन ये हेल्थ सबके लिए अच्छा तो नहीं है ना। तो हेल्थ में ऐसा हुआ कि सरकारी डेटा बोला कि 10% लोग अभी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा का यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि 10% जो है अभी भी हेल्थ के पैरामीटर पे पीछे चल रहे हैं, असमानता फैला हुआ है। तो हम यहाँ पे 10%, इस पैरामीटर पे 10% मान लीजिए इनइक्वालिटी है। हर पैरामीटर पे इनइक्वालिटी कैलकुलेट करते हैं, कितने लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इतना परसेंटेज। 100 में अगर 10 आदमी हुआ तो 10% हो गया। मान लीजिए एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था से बाहर है 20% लोग, तो 20% इन दोनों पैरामीटर पे असमानता देखिए 20%, और इसमें मान लीजिए 30% है कि 30% लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इस स्कोर को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्कोर जो है हमारा 0.8 है, तो असमानता हुआ। समझे ना इस बात को? फिर से रिपीट करें। देखिए, हम ये बोले कि इस क्लास का एवरेज मान लीजिए कि 60% है। 100 मार्क्स का हम परीक्षा लिए और हम बाहर में चिपकाए कि मेरा, हम जो रिपोर्ट डायरेक्टर को दिए, बोले कि देखिए मेरे क्लास में 60% लाने वाला, मतलब क्लास जो है एवरेज 60% मार्क्स लाया है। लेकिन क्या सबको 60 मार्क्स आया है? नहीं ना। हो सकता है कि 4 लोग 100 में 100 ले आए, और कुछ लोग हैं 20, 3 लोग हैं 20, और कुछ एवरेज क्लास का 60 आ गया। तो यानी 3 लोग अभी भी 60 के नीचे हैं। यानी असमानता कितना हुआ? 10 लोग का बैच है अगर, तो 30% असमानता हुआ ना। इनइक्वालिटी मार्क्स में इनइक्वालिटी 60 तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्लास एवरेज से ये नीचे हैं, तो हम असमानता निकाल लिए। तो बस इसी तरह असमानता कैलकुलेट करती है सरकार कि स्वास्थ्य में कितना है, शिक्षा में कितना है, जीवन स्तर पे कितना है, और हम इसको इस साइड लिख दिए। अब जो कैलकुलेट होगा आपका IHDI, वो ऐसा होगा कि हेल्थ पे, हेल्थ वाला डायमेंशन का जो कैलकुलेट होगा वो फॉर्मूला ये होता है कि हेल्थ पे देखिए स्कोर क्या था, 0.85, और इनइक्वालिटी है 10। यानी कि आपका एक्चुअल स्कोर जो है उतना परसेंट से घटा दीजिएगा आप। यानी कि 0.85 आपको जो आया इंटू 1 - 10/100, ये आपका HI हेल्थ का IHDI का जो स्कोर आएगा वो ये आएगा। फिर एजुकेशन पे 0.72 बोले तो इसका हो जाएगा 0.72 इंटू 1 - 20/100, और फिर इसका हो जाएगा 0.8 इंटू 1 - 30/100। ये जो आएगा तीनों को, जैसे पिछली बार हार्मोनिक मीन निकाले थे वही हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वही IHDI हो जाएगा। हाँ सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन 1/3 हो जाएगा। इतना नहीं इसमें डिटेल में जाना है, बस ये दिमाग में रखना है कि तीनों डायमेंशन पे कैलकुलेशन हम HDI लेवल पे करते हैं, और उसमें जो इनइक्वालिटी होता है उसको हम फैक्टर इन कर लेते हैं। उसके लिए ये सब कैंटोनियन स्टैटिस्टिशियन सब फॉर्मूला दिया कि हम इस तरह से स्कोर कैलकुलेट करेंगे।
तो अगला लाइन लिखिए। जो तीन डायमेंशन लिखे थे उसको 3 डायमेंशन लिख लीजिए वहां पे भी। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अग, अगला लाइन लिखिए। यदि किसी देश में यदि किसी देश में आप जो लूज पेपर पे लिखते हैं आप जो लूज पेपर पे लिखते हैं उसमें से एक दो इधर उधर हो गया तो कैसे होगा? स्टेपलर तो घर जाके करेंगे ना स्टेपल, ऊपर लाइब्रेरी में जाके। और मान लीजिए कि अभी आप बाहर निकले पानी पीने के लिए, कोई आपके बगल में पेज मिक्स कर दिया, तब क्या करेंगे? हाँ, पेज नंबर डाल के रखा कीजिए, क्योंकि ऐसे में तो फिर हो गया वही, वो कौन मूवी था, 3 इडियट वाला, जो कॉपी मिक्स कर दिया सबका तो खोजते रह गया। यदि इस किसी देश में इन आयामों में यदि किसी देश में इन आयामों में असमानता अधिक है यदि किसी देश में इन आयामों में असमानता अधिक है, तो तो अब कलम रोकिए। और ये बताइए कि अगर असमानता अधिक है किसी देश का, तो IHDI HDI से ज्यादा होगा स्कोर, IHDI HDI से कम होगा स्कोर, IHDI पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, IHDI HDI के बराबर होगा। अगर किसी देश में असमानता ज्यादा है तो IHDI का स्कोर, पक्का? हम IHDI का स्कोर HDI से ज्यादा होगा कम होगा वो पूछ रहे हैं। HDI से ज्यादा होगा। आप फॉर्मूला ध्यान दिए, देखिए हम क्या किए यहाँ पे, वो यही किए हुए हैं। 1 माइनस हो रहा है, अगर ये जितना बढ़ेगा, 10 की जगह आप 20 करेंगे। सपोज कीजिए, आप ऐसे देखिए, हम आपको बताएं कि उसका HDI का स्कोर था 85%। दो केस लेके चलते हैं, एक में असमानता 10% है और एक में असमानता 0% है, यानी कि उसमें कोई असमानता नहीं है। वो जो स्कोर है वो सब में बराबर बटा हुआ है। ठीक है। तो आपको हम बोले IHDI जो निकालेंगे हेल्थ का, मान लीजिए दिखाई कि IHDI जो निकलेगा उस डायमेंशन का, वो हम बताए कि जो स्कोर आया HDI स्कोर उतना 1 - X/100। तो अब 10/100 जो किए तो 0.85 × 1 - 10/100 किए। ठीक है। तो ये और दूसरा में हम किए, यानी कि HDI का स्कोर हो गया 1.85 × 0.9। और दूसरे में हुआ, जब 0 है तो सेम रह गया, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0.85 ही रह गया। और एक और केस ले लेते हैं जिसमें ये क्या है कि 50% कर देते हैं। तो तीसरा केस में हो गया 0.85 × 0.5। किस में बड़ा हुआ? IHDI बड़ा हुआ किस में? असमानता अगर बढ़ा तो आपका HDI का स्कोर कम हुआ। बढ़ा ना? इसमें 50% आप गुना किए, दशमलव का तो समझ रहे होंगे ना। किसी दशमलव में 0.9 से गुना करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ा देगा, कि 0.5 से गुना करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसको भी गुना करके दिखाएंगे क्या? गुना कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए।
बड़ा हुआ ना, तो हो गया ना, 50% असमानता है तो ये बड़ा हुआ, वो छोटा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि असमानता जब आप बढ़ेगा तो आईएचडीआई का स्कोर एचडीआई से कम होगा। एक्सी में तो जाना है ना, निगेटिव माइनस में जा रहा है ना, वहां पे वन में से घटाएंगे। तो एचडीआई तो अधिक है तो आईएचडीआई का मान, आईएचडीआई का मान एचडीआई से कम होगा। आईएचडीआई का मान एचडीआई से कम होगा। यदि एचडीआई और आईएचडीआई समान हैं, यदि एचडीआई और आईएचडीआई समान हैं, यदि एचडीआई और आईएचडीआई समान हैं, तो इसका अर्थ मतलब, तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि समाज में कोई असमानता नहीं है। तो इसका अर्थ है समाज में कोई असमानता नहीं है। तो इसका अर्थ है समाज में कोई असमानता नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए, गरीबी और बेरोजगारी। चलिए लिखना चालू कीजिए। गरीबी और बेरोजगारी, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो इंग्लिश में लिखेंगे, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये उठता है कि गरीबी को डिफाइन कैसे किया जाए। गरीबी अपने आप में किस चीज को गरीब बोला जाए, कौन गरीब है? क्या वो जो खाना जिनको नहीं मिल रहा है? क्या वो जिनको खाना मिल रहा है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? क्या वो जिनको खाना मिल रहा है गरीब स्कूल जा पा रहे हैं, घर नहीं है? कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको एक डेफिनेशन लाना पड़ेगा जो जिसके बेसिस पे आप अपने समाज में व्याप्त गरीबी को मेजर कर सकेंगे। और फिर उस हिसाब से फिर आप पूछेंगे कि मेजर क्यों करना जरूरी है, गरीब है तो है, हम क्या कर सकते हैं? तो नहीं, जब समाज आपका बहुत ज्यादा गरीब हो गया, समाज में अगर 100 लोग रह रहे हैं और उसमें से मैक्सिमम लोगों तक बेसिक चीज नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि जो विकास की बात कर रहे थे, जब समृद्धि और विकास पिछली बार हम आपको बताए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो आपका ग्रोथ भले ही हो रहा हो, ऊपर का 4 लोग पैसा कमा रहा हो, नीचे नहीं जा रहा है वो पैसा, यानी कि वो विकास सही मायने में वो समाज अटेंड नहीं कर रहा है। तो सरकार का ध्यान, चूंकि सरकार का काम होता है कि हर एक आदमी के मिनिमम जीवन यापन के लिए सारे चीजों को, अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल करवाया जाए, उसमें खाना हो गया, आवास हो गया, सब कुछ हो गया, एक बेसिक जो जरूरत है आदमी के जिंदा रहने के लिए, और डिग्निटी डिग्निटी पूर्वक लाइफ जो जिसको बोलते हैं, वो लाइफ जीने के लिए जो चाहिए उसके सारे चीजों को अवेलेबल करवाना सरकार सरकार का कर्तव्य है। तो सरकार को पहले ये तो पता चले कि कितने लोगों के पास ये नहीं है, और वो पहुंच कितने लोगों तक वो नहीं है, उससे पहले ये पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है। वो पता लगाने के लिए जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे इस चीज को कि आपके लिए गरीबी क्या मायने रखता है, मान लीजिए गरीब तो यहाँ वो भी है, सपोज कीजिए हम भी, जब मेरे पास एक कार है, ब्रेजा है, और जब हम किसी फॉर्चूनर वाले के पास जब से गुजरते तो हमको लगता है अरे यार गरीब हो रह गए, थोड़ा और पैसा कमाए रहते तो फॉर्चूनर पे चढ़ते। तो ये भी अपने आप को गरीब देख रहा है। एक गरीब वो भी है जिसके पास वो साइकिल भी नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि गरीब कौन है। तो सारा कहानी जो घूमता है इसी के इर्द घूमता है कि गरीब कौन है, गरीब का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो लिखिए अभी कुछ कुछ।
गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है। गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है, डिप्रिवेशन। आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं ब्रैकेट में भोजन वस्त्र एवं आवास भोजन वस्त्र और आवास की पूर्ति नहीं कर पाता है। की पूर्ति नहीं कर पाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है। ये कभी कभी पूछता है, जो हम पिछले क्लास में भी एक बार बताए थे आपको शायद, कि अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच पूछता है इंटरव्यू वगैरह में। क्या है कैपेबिलिटी अप्रोच? तो यही बोलता है कि आपके पास, आप अगर कैपेबल नहीं है, आपका कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप गरीब हैं। अब कैपेबिलिटी का क्या मतलब हो गया? कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिफाइन होता है। कि उनका मानना था कि आप खाना दे रहे हैं किसी को, तो आप डिपेंडेंट बना रहे हैं। कल को खाना नहीं देंगे तो वो फिर गरीब का गरीब ही रह जाएगा। लेकिन आप उसको सक्षम बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं और सक्षम बना रहे हैं, तो वो रोजगार का अवसर खुद पैदा कर लेगा। आपको बस उसके सराउंडिंग माहौल बना देना है। अब मान लीजिए ट्रेनिंग दे दिए आपको, हम ट्रेनिंग दिए कि पेट्रोल पंप में कैसे तेल भरा जाए, और इसका ट्रेनिंग देके हम पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिए, और इधर सरकार वहां पेट्रोल पंप तक तेल ही नहीं पहुंचा पा रही है, तो आप उस स्किल का लेके क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है कि एक आपके पास कैपेबिलिटी स्किल हो, और सराउंडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा हो। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन भी सरकार का ही काम है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब जब जॉब पे हल्ला होता है तो सरकार कटघरे में खड़ी होती है कि आप उतना अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं कि लोग स्किल होके भी रोजगार का सृजन कर लें। मान लीजिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीख गए, अब आपको छोटा सा अपना शॉप डालना है जिससे आपका रोजगार चल सके, और आप कहीं से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं आपको लोन अगर सस्ते दर पे मिलेगा तभी तो आप दुकान डालेंगे एक मोबाइल का। अगर आप गए साहूकार के पास और वहां से लोन लिए तो सैकड़ा का हिसाब लगाएगा, आप पता चला जितना लिए उतना जिंदगी भर जो कमाए उसी को देने में रह गए, तो वो भी गलत हो गया। तो सरकार इन सारी चीजों पे, अमर्त्य सेन का कहना था कि आप जो क्षमता प्रोवाइड करते हैं और उस क्षमता का यूज करके जब वो अपने वृद्धि में लगाता है, अपने डेवलपमेंट एडवांसमेंट में लगाता है, तो वो कैपेबिलिटी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अगला लाइन लिखिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी आप लोग को बोले थे तैयार करने की है, कोई कर रहे हैं ना? वो इंस्टीट्यूशन का एक अलग कॉपी बनाइए, और कुछ कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशन का अभी से देखते चलिए। तो यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में इस संदर्भ में इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इ- उसके द्वारा एक बहुआयामी
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है? अंतरा अगला लाइन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ब्रैकेट में आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ब्रैकेट में आईएलओ के अनुसार, आईएलओ के अनुसार गरीबी, गरीबी आधारभूत आवश्यकताओं, आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है, आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की, आधारभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति की अक्षमता है। अगर आप आधारभूत आवश्यकता प्राप्त कर लिए तो फिर गरीब कैसे रहे? अक्षमता ही हुआ। नीति आयोग के अनुसार, अभी लिखे न पहले, नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार जीवित रहने, जीवित रहने कौमा स्वस्थ रहने, जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए, एवं दक्षता के लिए, दक्षता के लिए आवश्यकताओं को, दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को, दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को, दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। इसी में आगे कंटिन्यूटी में लिखेंगे, मतलब नीति आयोग के अनुसार ही चल रहा है अभी पॉइंट। तो उसमें पहला पॉइंट दीजिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए आपको? पानी और भोजन। तो नीति आयोग के अनुसार से हो गया आपका, जीवित रहने के लिए हो गया पानी और भोजन। दूसरा ये स्वस्थ रहने के लिए, हवा, एयर जो है वो मान के चल रहा है कि फ्री है। तो वहां जैसे पानी का क्या है कि पानी अब उतना फ्री नहीं रह गया। हाँ मतलब वो तो चाहिए ही, लेकिन अभी हवा जो है मान के चल रहा है कि वो स्वच्छ है। तो स्वच्छ है, धीरे धीरे पॉल्यूशन जब बहुत बढ़ जाएगा, फिल्टर का जरूरत सब आदमी मतलब 50 साल बाद, आज से 50 साल बाद जो होगा शायद आप लोग वो सब स्टेज देख पाएंगे कि जब बच्चा होगा तो उसको आप नाम वाम रखने के साथ उसको एक उसी समय मास्क भी दिया जाएगा कि भैया आज से ये मास्क पहन के। और उससे भी आगे 20 साल 30 साल बाद आप लोग देखेंगे कि बच्चा के नाम पे एक सिलेंडर भी इशू होगा कि स्कूल बैग के बाद एक गैस सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे टांग के चलो, क्योंकि हवा शुद्ध नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है उसमें पोषण, पोषण, न्यूट्रिशन, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। पोषण, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। दक्षता के लिए तीसरा, दक्षता के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। तीसरा पॉइंट बोले दक्षता के लिए,
दक्षता के लिए आवास, आवास, वस्त्र, शिक्षा, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बैंकिंग, योग्यता, योग्यता, कानून व्यवस्था इत्यादि। कानून व्यवस्था इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट। दक्षता क्या हुआ? दक्षता का स्किल। योग्यता क्या हुआ? स्किल और योग्यता तो दोनों उस स्किल का जितने इफिशिएंटली आप यूज कर पाएंगे उतने योग्य आदमी होंगे आप। दक्षता हो गया कि मेरा नॉलेज कितना है, सपोज कीजिए अगर हम टीचिंग की बात करें तो मेरा नॉलेज कितना है, हम कितने अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। तो नॉलेज हो गया, पढ़ाने का स्किल हो गया नॉलेज पे, और जिस स्किल से हम डेवलप ये कर रहे हैं उतने योग्य हम हो जाएंगे। कहने का मतलब उस स्किल को आप जिस हिसाब से यूज करेंगे उतना ही योग्य माने जाएंगे ना। आप पढ़ लिख लिए, नहीं बोलता कि पढ़ लिख लिया और गांव में जाके सबसे झगड़ा कर रहे हैं, आपको अयोग्य बोलेगा। दक्षता और अयोग्य तो दोनों दो चीज हो गया। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन बोला जाता है बहुत अच्छे कैप्टन नहीं रहे। उनसे फार बेटर कैप्टन निकला जो सचिन तेंदुलकर से बैटिंग स्किल में बहुत खराब होंगे, हो सकता है उनके नजदीक भी नहीं भटके, लेकिन कैप्टन बहुत अच्छे हो गए। तो स्किल और इफिशिएंसी में अंतर हो गया ना। लास्ट लिख लीजिए, अगला पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी आवश्यकताओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। आवश्यकताओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। आवश्यकताओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है न्यूनतम आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताएं। इसमें है भोजन, वस्त्र, आवास, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। दूसरा है क्षमता निर्माण की आवश्यकता, क्षमता निर्माण की आवश्यकता। क्षमता निर्माण की आवश्यकता, उसमें है ऊर्जा, ऊर्जा बैंक, ऊर्जा बैंक, बीमा कानून, बीमा कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा आदि।